ऑफ द पार्टीज होता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। देखिए कॉप 26 का जो आयोजन किया गया था, कॉप 26 का ये किया गया था कहाँ पर, तो ग्लासगो में। कॉप 27 का आयोजन जो है इजिप्ट यानी कि मिस्र में किया जाएगा, मिस्र के शर्म अल शेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉप 28 का भी आयोजन आपको ध्यान रखना है, ये किया जाएगा यूएई में। क्लियर है फ्रेंड्स, तो सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ये शिवहर है। टॉप 3 में जनसंख्या घनत्व वाला जिला बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे। शिवहर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पटना है, तीसरे नंबर पर दरभंगा है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो कैमूर, उसके बाद जमुई, उसके बाद बांका। अच्छा फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये पटना है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा है। चलिए अगला प्रश्न कवर करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कि मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन कब किया गया। देखिए मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है यह विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है। और देखिए फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया का प्रवर्तन जो है यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया। अब देखिए पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, इसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ठीक है। खेल के क्षेत्र में यह भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और फ्रेंड्स 2021 में यह 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। ये 3 महिलाएं कौन है, तो लवलीना बोरगोहेन है जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं, अवनी लखेरा हैं जो कि पैराशूटर हैं, और मिताली राज जो कि क्रिकेटर हैं। तो ये 3 महिला खिलाड़ी हैं जिनको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कश्मीर की बेटी पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए कश्मीर की बेटी पुस्तक को लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है शत्रुघ्न प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी अपने, ध्यान से पढ़ेंगे, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पक्षी और सरीसृप, ठीक है, पक्षी और सरीसृप ये जो हैं अपने नाइट्रोजन युक्त जो बेकार पदार्थ हैं उसको यूरिक एसिड के फॉर्म में उत्सर्जित करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौरी चौरा का जो कांड है ये 1920 में नहीं हुआ था, ये हुआ था फरवरी 1922 में। उसके बाद गांधी जी की दांडी यात्रा यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930, ये 1930 करेक्ट दिया गया है। गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, तो ये भी सही है। पूना पैक्ट जो हुआ था यह गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था, यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ये गलत दिया गया, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें से पूछा गया कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ए सुमेलित नहीं है और डी सुमेलित नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो देखिए फतेह शाही विद्रोह जो है फ्रेंड्स, यह फतेह बहादुर शाही के द्वारा 1765 में अंग्रेजों द्वारा कर न देने से इनकार कर दिया गया, और उसके बाद अंग्रेजों ने काफ़ी दबाव बनाया इस पर, और इन्होंने करीब 30 साल तक जंगलों में रह करके सेना का संगठन करके अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और फ्रेंड्स यह सारण हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। गोपालगंज जिला में ये जो है फतेह शाही विद्रोह, वहाँ के जो राजा थे फतेह बहादुर शाही, अब जो है कुछ गोपालगंज में आता है, कुछ बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड्स टोटल प्रमंडल कितने हैं, तो टोटल प्रमंडल 9 हैं, याद रखेंगे। और देखिए सारण प्रमंडल में ही 3 जिला आता है। ये 3 जिला कौन कौन सा है, तो यह फ्रेंड्स सारण है, उसके बाद सिवान है और गोपालगंज है, तो यह ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है यह 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया था।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1948। किसके द्वारा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी यह कब से कब तक थी? तो फ्रेंड्स यह 1961 से लेकर के 1966 तक थी। उसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी ये हुई थी 1969 से लेकर के 1974 तक इसका कार्यकाल था। क्लियर? अब देखिए ये 1966 में रही थी और फिर ये स्टार्ट जो हुआ था चौथी ये 1969 में हुआ था, यानी कि 3 वर्ष का अंतराल था। और इन 3 वर्षों में देखिए फ्रेंड्स, इन 3 वर्षों को योजना अवकाश कहा जाता है और इन 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी, इसको भी फ्रेंड्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद पूछा जाता है कि जो योजना अवकाश का समय था ये 1966 से 67 और उसके बाद फ्रेंड्स 1968 से 69, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सूची दिया गया है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ मरुस्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिया गया है। तो देखिए दस्त ए लूट मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? तो ये ईरान में है। उसके बाद नूबियन मरुस्थल जो है, नूबियन मरुस्थल का विस्तार सूडान में है और इरिट्रिया में है। तो यहाँ पर सूडान दिया गया है, ठीक है। इरिट्रिया भी ध्यान रखेंगे। मोजावे मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है? तो ये यूएसए में है। उसके बाद रब अल खाली मरुस्थल जो है देखिए इसका विस्तार सऊदी अरब में, ओमान में, यूएई में और यमन में है, ठीक है। तो यहाँ पर सऊदी अरब दिया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी। कमेंट करके बता दीजिए एक बार वीडियो कैसी लग रही है आपको। देखिए कोरोसी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोरोसी ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर है? अच्छा, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो आपको याद होगा कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में है। क्लियर? और देखिए ये कोरोसी ज्वालामुखी जो है फ्रेंड्स यह केनिया में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है पहली बार आपको यह प्रश्न मिला हो। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? अच्छा, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति पटना में। क्लियर? ध्यान रखेंगे पीर अली खां, ध्यान रखेंगे। केवल पीर अली भी कहीं कहीं लिखा रहता है, पूरा नाम पीर अली खां है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स पटना डिवीजन का उस समय कमिश्नर जो था ये विलियम टेलर था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? साहित्य में पूछा जा रहा है, लिटरेचर में। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है अब्दुल रज्जक गुरनाह को, ये तंजानिया के हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा 2020 का अगर पूछा जाता आपसे तो 2020 का लुइस ग्लुक हैं जो कि यूएसए की हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख की 22वीं पंक्ति में कितनी जनजातियों का जिक्र किया गया है? अच्छा, इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में आपको पता होगा कि देखिए इसकी रचना हरिसेन ने की है। समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने ही किया है इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना। ठीक है फ्रेंड्स, हरिसेन याद रखेंगे। और देखिए जो 21वीं पंक्ति है ना, 21वीं पंक्ति में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? तो देखिए 21वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त द्वारा पराजित आर्यवर्त के 9 राजाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं 22वीं पंक्ति में भी 9 जनजातियों का जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 जनजातियों का जिक्र 22वीं पंक्ति में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो ध्यान रखेंगे थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है जो कि ब्लड को यानी कि रक्त को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो नई औद्योगिक नीति 1991 जो है यह आधारित है उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को किसने नियुक्त किया था? तो देखिए अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को नियुक्त किसने किया था? तो ये किया था रजिया सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
1266 ईस्वी में बलबन जो था ये गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा का शुभारंभ किया था और फ्रेंड्स इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। बलबन गुलाम वंश का था, रजिया भी गुलाम वंश की है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आलमगीरनामा को किसने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलमगीरनामा को लिखा किसने है, तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। और देखिए आलमगीरनामा में औरंगजेब के शुरुआती जो 10 वर्ष का शासनकाल है उसी का इतिहास इसमें वर्णित है। और देखिए मिर्जा मोहम्मद काजिम ने 1688 में यह जो पुस्तक है औरंगजेब को सौंपा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और फ्रेंड्स आपको पता है कि औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर भी कहा जाता है, तो आलमगीर नामा से क्लियर हो गया। अब ये औरंगजेब के संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम आपको बताना। अवरोही बोले तो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखिए यहाँ पर 4 राज्य दिए गए, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र। इन्हीं 4 राज्यों के क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है राज्यसभा की, 31 सीट है। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कितना है, 19 है। तमिलनाडु में कितना है, तमिलनाडु में फ्रेंड्स 18 है। ठीक है, और बिहार में कितना है, बिहार में 16 है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और फिर बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स भारतवर्ष का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है यह बिहार के सुपौल के वीरपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे वीरपुर हो जाएगा राइट आंसर। पहला पूछेगा तो पुणे में है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 2022 का थीम क्या है। तो अच्छा, ये स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है, तो 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस वर्ष इसका थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, 2022 का थीम है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे का चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व स्टार खिलाड़ी शेन वार्न का हृदयघात से निधन हो गया, वह कौन सा खेल खेलते थे। शेन वार्न जो है ये मशहूर दिग्गज स्पिनर थे ऑस्ट्रेलिया के, क्रिकेट से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कम समय में आपको मैं अच्छे प्रश्न करवाऊंगा। मैं 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका, आज का प्रश्न आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है बता दीजिएगा, अपना स्कोर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।